इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? इथेनॉल क्यों हो रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग? क्या इससे हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फायदा होता है या नुकसान होता है? आइए समझते हैं आसान शब्दों में। इथेनॉल बेसिकली एक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि शुगर केन, वीट, बार्ली, मेज यानी मक्का और इनके जैसे ही दूसरे अनाज के दानों को फर्मेंट करके बनाया जाता है। और प्रेजेंटली इसको हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इस पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को ही इथेनॉल ब्लेंडिंग बोला जाता है। तो इश्यू क्या है? इश्यू इस बात को लेकर है कि एक तो इससे इंजन का माइलेज 4 से 5% तक कम हो जाता है, जिससे कि कंज्यूमर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। और दूसरा और ज्यादा सीरियस इश्यू यह है कि सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए जबरदस्ती इथेनॉल का यूज इंपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटों की फैक्ट्रीज चल रही है इथेनॉल बनाने की। में हमको एहसान कर रहे हैं इसलिए नहीं, ये इकोनॉमिकली भी बहुत वायबल है। देश की इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अब इसमें क्या गलत है, मेरे तो कभी समझ में नहीं आया। is to be sponsored by some people also. मैं लोगों की चिंता करने वाले में से नहीं हूं। तो पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिक्स किया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या कोई सिग्निफिकेंस है भी कि नहीं, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1923 में ब्राजील के अंदर साओ पोलो पॉलिटेक्निक स्कूल और नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो इथेनॉल का यूज करते हैं टू पावर व्हीकल इंजन्स। 1931 में वहां पेट्रोल के साथ 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग को मैंडेटरी बना दिया गया, जिसको हम E5 बोलते हैं। इसके पीछे रीजन बेसिकली ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना था। इस बीच 1973 में ऑयल इंडस्ट्री में बहुत बड़े क्राइसिस आते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है ग्लोबली, वो अपने पीक पर था 1970 में। इसके बाद प्रोडक्शन कम होता गया और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। तो डिमांड सप्लाई गैप के चलते 1973 और फिर 1979 में ऑयल प्राइसेस इतने हाई हो गए कि ग्लोबल इकोनॉमी थम सी गई थी। तो पूरी दुनिया ही पेट्रोलियम पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इसके अल्टरनेटिव इथेनॉल की तरफ ध्यान देना शुरू करती है, जो कि ब्राजील ऑलरेडी यूज कर रहा था। इंडिया के अंदर ईयर 2001 में 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर गवर्नमेंट E5 यानी 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग के ट्रायल्स शुरू करती है और 2003 में ये ऑफिशियली मैंडेटरी कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि इथेनॉल बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शुगर मिल्स के पास था और शुगर केन जूस से चीनी बन जाने के बाद जो शुगर केन मोलासिस बचते हैं, जिसको हम गुड़ या गुड़ का सीरा भी बोलते हैं और जो एक्चुअली खाने के लायक नहीं होता है, उसका यूज करके ही इथेनॉल बनाने की परमिशन थी। तो इस पॉलिसी से खास कुछ हासिल होता नहीं है और इंडिया में सिर्फ 0.2% ही ब्लेंडिंग हो पा रही थी 2013-14 तक भी। गवर्नमेंट दूसरे ग्रेन से इथेनॉल बनाने की परमिशन इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि इससे फूड इंडस्ट्री डिस्टर्ब होने का खतरा था। देखिए, जो अनाज हम खाने के लिए उगा रहे हैं, अगर उससे हम इथेनॉल बना लेंगे तो हम खाएंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो 2018 में गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स बनाती है, जिसके अंदर अब शुगर केन जूस से, मक्का से और वो अनाज जो FCI के गोदामों में सड़ जाता है, इससे इथेनॉल बनाने को परमिट कर दिया जाता है। और इसी पॉलिसी में हमारी गवर्नमेंट ये टारगेट भी सेट करती है कि ईयर 2030 तक 20% ब्लेंडिंग को अचीव करना है नेशन वाइड। इसके बाद 2021 में ही इस डेडलाइन को कम करके 2025 तक की 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट गवर्नमेंट सेट करती है और जून 2022 में हम 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव भी कर लेते हैं। अब देखिए, दिक्कत इसमें यह है कि एक आम आदमी रोज रोज तो नई गाड़ी खरीद नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 में सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को E20 कंपैटिबल इंजन यूज करना मैंडेटरी किया। अब जिस बंदे ने 2023 से पहले अपनी कार या मोटरसाइकिल खरीदी है, उसका इंजन तो E20 कंपैटिबल है नहीं, उसके जेन्युइन कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट को इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। पहले 2030 तक जो 20% ब्लेंडिंग वाला टारगेट था वो ठीक था, लेकिन अब 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट 30% ब्लेंडिंग को लेकर है। तो आम आदमी की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जो बंदा E20 कंपैटिबल इंजन्स की कार या मोटरसाइकिल खरीद रहा है, वो आज से 5 साल बाद ही तो अपनी कार चेंज नहीं करेगा। मांग ये उठ रही है कि फ्यूल स्टेशन पर दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस भी अवेलेबल होने चाहिए। जिसको E10 पड़वाना है वो E10 पड़वाए, जिसको E20 पड़वाना है वो E20 पड़वाए और जिसको अनब्लेंडेड फ्यूल पड़वाना है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर गवर्नमेंट बिल्कुल राजी होती नहीं दिख रही है। कंज्यूमर के लिए तो ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर ब्लेंडिंग ना हो रही होती तो पेट्रोल 2 रुपए सस्ता मिल जाता, गाड़ी का माइलेज भी थोड़ा ज्यादा होता, इंजन हेल्थ भी ठीक ठाक रहती। तो मिडिल क्लास आदमी की जेब से जब महीने के 1000 रुपए भी ज्यादा फालतू खर्च होते हैं, तो वो उसी को पता है कि वो कैसे मैनेज कर पाता है। तो इसके फायदे नुकसान क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। नितिन गडकरी और उनके बेटों पर बाद में आएंगे। देखिए, एनवायरमेंट के लिए तो ये बेनिफिशियल है, नो डाउट। BBC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज हेल्प्ड इंडिया कट अराउंड 70 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्पफुल है। अब बहुत से लोगों को तो इसमें कोई फायदा दिखे या ना दिखे, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए ये फायदेमंद है। दूसरा, इंडिया का फ्यूल कंजम्पशन लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का है एनुअली।
तो 10% इथेनॉल का जब हम यूज करते हैं तो 15 लाख करोड़ रुपए का 10% यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर जाने से बच जाते हैं। ऐसे समझो आप कि आप 100 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाते हो तो वो 100 रुपए उस विदेशी कंपनी को चले जाते जिससे हमारे देश ने पेट्रोल खरीदा है। वहीं अब सिर्फ 90 रुपए ही देश से बाहर जाएंगे, बाकी 10 रुपए हमारे देश के उस किसान और उस इथेनॉल बनाने वाली कंपनी को जाएंगे जो हमारे ही देश की है। तीसरा, हमारे देश के किसानों को एक अल्टरनेट मार्केट मिल गया अपना अनाज बेचने के लिए। इससे हमारे देश के किसानों की स्थिति में डेफिनेटली सुधार हो रहा है। गन्ने के दाम पहले बहुत कम हुआ करते थे और बहुत बार तो किसानों को कई सालों तक उनकी फसल का पेमेंट शुगर मिल से मिलता ही नहीं था क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा थी और डिमांड बहुत कम थी। अब गन्ने के रेट्स भी अच्छे खासे हो गए हैं और पेमेंट भी टाइम से मिल जाता है। और एफसीआई के गोदामों में जो अनाज सड़ जाया करता था, जिसको फेंक देना पड़ता था, उसका भी सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट को मिल गया कि अब उससे इथेनॉल बनाया जाने लगा। एक बात मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मेरे गांव में मिर्च और आलू की खेती होती है। फरवरी मार्च में क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद वो खेत खाली हो जाया करते थे और फिर जून जुलाई तक खाली रहा करते थे जब तक कि दूसरी फसल का टाइम नहीं आता है। अब किसानों ने मिर्च और आलू की क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद उन खेतों में मक्का करना शुरू कर दिया है क्योंकि मक्का की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि उसका यूज इथेनॉल प्रोडक्शन में होता है। इससे किसानों को फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिल जाती है। अब आते हैं नितिन गडकरी जी और उनके बेटों पर। नितिन गडकरी जी के 2 बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। निखिल गडकरी की कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, सारंग गडकरी की कंपनी है मानस एग्रो। आरोप यह है कि क्योंकि नितिन गडकरी के बेटों की इथेनॉल बनाने की फैक्ट्रीज हैं तो नितिन गडकरी जबरदस्ती एनफोर्स कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को, जिसका फायदा उनके बेटों को बिजनेस में हो सके। ये आरोप तब और गहरा हो जाता है जब सियान इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू एक ही साल में 5 गुना बढ़ जाता है और प्रॉफिट भी एक ही साल में 7 गुना बढ़ जाता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि सियान इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी 1985 में। तब इसका नाम उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स लिमिटेड था और 1995 से ही ये कंपनी इथेनॉल बनाने का काम कर रही है। बाद में 2015 में इसका नाम चेंज करके सियान इंडस्ट्रीज किया गया। अच्छा, सियान इंडस्ट्रीज के 5 टाइम रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा कारण मानस एग्रो का इसमें मर्जर भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी है जो इथेनॉल बनाती है, 25 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, उनके 320 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं इथेनॉल प्रोडक्शन की। बलराम चीनी मिल्स, ईआईडी पेरी, श्री रेणुका शुगर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया भारत, बजाज हिंदुस्तान, एचपीसीएल बायोफ्यूल्स जैसे बड़े प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट का बड़ा शेयर होल्ड करते हैं। और सियान इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर 1% से भी कम है। बट गडकरी होल्डिंग अ मिनिस्ट्री दैट प्लेज अ की रोल इन एनफोर्सिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग इज श्योरली अ केस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली।